हाँ, तो चैप्टर का नाम है नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें पहले हम लोग को सारा टर्मिनोलॉजी सीखना होगा, क्योंकि ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट के लिए रन नहीं होता है। नॉर्मली हम लोग जितना भी बिजनेस देखते हैं, जो भी फर्म देखते हैं, जो भी क्लब देखते हैं, वो सारी चीजें ही प्रॉफिट के लिए होती हैं। जैसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो सभी कुछ प्रॉफिट के लिए होती है। पर बहुत सारे चीज, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे बिजनेस ऐसे भी हैं जो प्रॉफिट के लिए रन नहीं होता है, सोशल वेलफेयर के लिए रन होता है या फिर चैरिटी पर्पस के लिए रन होता है। तो उसमें कौन कौन सा एग्जाम्पल आता है? क्लब्स, बहुत सारे क्लब हैं जो सोशल वेलफेयर के लिए है, मेंबरशिप चार्जेस बहुत कम होता है। फिर बहुत सारा कॉलेज है जिसका मंथली फीस 100 या 200 पर मंथ है, वो सारे एनटीओ है। फिर बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स है बेसिकली नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के। इन लोगों का जो अकाउंटिंग सिस्टम है और नॉर्मल बिजनेस का जो अकाउंटिंग सिस्टम है, वो थोड़ा सा अलग है। जो नॉर्मल बिजनेस में हम लोग जिन चीजों को कैश बुक कहते हैं, उन चीजों को यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कहते हैं। मतलब अगर नॉर्मल बिजनेस में हम लोग कैश बुक वर्ड यूज करते हैं, तो इस बिजनेस में ये लोग कैश बुक नहीं बोलेंगे, ये लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बोलेंगे। नॉर्मल बिजनेस में जिसे हम लोग पीएल कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एनटीओ के लोग उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहते हैं, जिसको हम शॉर्ट में आई एंड ई लिखे हैं। तो कुछ वर्ड्स है, जैसे जब भी हम लोग किसी क्लब में एडमिशन लेते हैं, फर्स्ट टाइम ज्वाइन करते हैं या किसी जिम को ज्वाइन करते हैं, तो वहां पर सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग क्लब है। तो हम लोग क्लब है तो लोग सब्सक्रिप्शन देंगे और हम लोग को ज्वाइन करेंगे। तो सब्सक्रिप्शन हम लोगों के लिए इनकम है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या आता है? कैश बुक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट कैश बुक है। पैसा आएगा तो रिसिप्ट में लिखेंगे, पैसा जाएगा तो पेमेंट में लिखेंगे। तो सब्सक्रिप्शन आ रहा है तो रिसिप्ट में लिख देंगे, पर ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी आएगा क्योंकि मेरा इनकम भी है। तो ये बेसिकली हम लिखे नहीं है, ये मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी आएगा, आई एंड आर एंड पी में भी आएगा। तो बैलेंस शीट के बाद कॉमा देके लिख दो आई एंड ई। रिसिप्ट एंड पेमेंट में आएगा क्योंकि हम रिसिप्ट रिसीव किए हैं। आई एंड ई में आएगा क्योंकि ये मेरा इनकम भी है। और बैलेंस शीट में क्यों आएगा, ये हम लोग सम में देखेंगे। फिर वर्ड आता है एंट्रेंस फीस, जिसका दूसरा नाम है एडमिशन फीस। ये तो कहीं पर भी चले जाओ, स्कूल, कॉलेज, क्लब, जिम, कहीं पे भी चले जाओ, वो लोग एक एंट्रेंस फीस लेते हैं। एंट्रेंस फीस क्या होता है? जो हम लोग वन टाइम देते हैं। जो भी चीज, देखो, दो वर्ड का पहले मीनिंग जानना जरूरी है। कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर होता क्या है? कैपिटल नेचर उन चीजों को बोलते हैं जो हम लोग साल में एक बार करते हैं या फिर दो बार करते हैं, वो भी कंपलसरी नहीं है कि करना ही पड़ेगा। और अगर कभी कभी एक बार दे देते हैं तो फिर कभी देना नहीं पड़ता। उस चीज को कैपिटल नेचर का चीज बोलते हैं। और रेवेन्यू नेचर का चीज होता है जो एक साल में बहुत बार होता है, मंथली बेसिस पे होता है, डेली बेसिस पे होता है। जो एक साल में हम लोग बहुत बार करते हैं, उसको हम लोग रेवेन्यू बोलते हैं। जैसे अगर नॉर्मल पीएल के लैंग्वेज में समझाएं, तो सैलरी हर हर महीने हम लोग एम्प्लॉइज को देते हैं, वो रेवेन्यू नेचर का होता है। रेवेन्यू नेचर का कोई भी आइटम पीएल में आता है, और कैपिटल नेचर का कोई भी आइटम बैलेंस शीट में आता है। ये वाला चीज हम लिखवा देते हैं। जो भी चीज कैपिटल नेचर का होता है, वो चीज सिर्फ बैलेंस शीट में आता है। और जो भी चीज रेवेन्यू नेचर का होता है, वो हमेशा आई एंड ई में आता है, नॉर्मल भाषा में पीएल में आता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग किसको कहते हैं? जो साल में बेसिकली एक बार होता है, या लाइफ में एक बार होता है, या जरूरी नहीं है हर साल हो ही। रेवेन्यू नेचर का चीज क्या होता है? जो हर महीने होता है। तो जो एंट्रेंस फीस है, वो डेफिनेटली एक इंसान कहीं पे एडमिशन के टाइम पे ही देगा, तो साल में एक ही बार देगा। या अगर एंट्रेंस फीस दे दिया है तो ईयर आफ्टर ईयर वही चल रहा है। तो इसलिए हम लिखे हैं ये कैपिटल नेचर का है। कैपिटल नेचर का है तो बैलेंस शीट में आएगा। फिर लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होता है? बहुत जगह हम लोग जिम या क्लब ज्वाइन करते हैं तो बोलता है लाइफ मेंबरशिप फीस है आपका, मतलब एक बार दे दिया तो लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं। तो ये भी मेरा कैपिटल नेचर का हुआ, सिर्फ बैलेंस शीट में अपीयर करेगा। एंडोमेंट फंड क्या होता है?
एंडोमेंट फंड होता है, बहुत सारे बिजनेस एक फंड बनाते हैं। मतलब पिगी बैंक में पैसा जमा करके रखते हैं। उस पैसे को वो कब यूज करते हैं? कभी अगर बिजनेस में मुसीबत हो गया, क्योंकि ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, यहाँ पे हम प्रॉफिट के लिए तो काम करते नहीं है। तो कभी कुछ मुसीबत पड़ा तो पैसा कहाँ से लाएंगे? तो इसके लिए लोग एंडोमेंट फंड बनाता है कि कभी कोई मुसीबत हो गया तो ये पैसा काम आएगा। तो ये कैपिटल नेचर का है और इसलिए बैलेंस शीट में जाएगा। इसके बाद बोल रहा है डोनेशन हम लोगों का दो तरीके का होता है। इतना तो हम लोग क्लियर है कि हम लोग क्लब है, हम लोग कॉलेज है, हम लोग मतलब हम लोग ही पैसा लेते हैं। तो लोग डोनेशन करेंगे, हम लोग डोनेशन रिसीव करेंगे। तो डोनेशन रिसीव करना हम लोगों का इनकम है। यहाँ हम लोग क्लियर है कि डोनेशन रिसीव्ड हम लोगों के लिए इनकम है। पर डोनेशन दो तरीके का होता है, एक जनरल डोनेशन, एक स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन उस डोनेशन को हम लोग कहते हैं जो डोनेशन लेते वक्त वो कुछ मेंशन नहीं किया है कि इस पैसे को यही यूज करना। जैसे हम एक एग्जाम्पल में बताते हैं, हम एक बार एक मंदिर गए थे, टेम्पल गए थे। वहां पे बहुत सारा बॉक्स रखा हुआ था, लाइक डोनेशन फॉर एडुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन, डोनेशन फॉर फूड ऑफ द चिल्ड्रन, डोनेशन फॉर टेम्पल मेंटेनेंस, ऐसा करके बहुत सारा बॉक्स बना हुआ था। अगर हम, और एक था ऐसे ही डोनेशन का बॉक्स, अगर हम डोनेट कर रहे हैं फूड के लिए कि बच्चे खाना खा सके, इसलिए हम डोनेट कर रहे हैं, या फिर हम डोनेट कर रहे हैं कि बच्चे पढ़ाई कर सके, उनके एजुकेशन के लिए हम डोनेट कर रहे हैं, तो ये स्पेसिफिक डोनेशन है। क्योंकि टेम्पल वालों को उस पैसे को उनके एजुकेशन में यूज करना होगा। जो हम फूड में डाले हैं उस बॉक्स को खोल के उन लोगों को वो पैसा फूड में ही यूज करना होगा। तो वो है स्पेसिफिक डोनेशन। पर जो ऐसे ही डोनेशन का बॉक्स था, उस पैसे को वो जहां चाहे वहां यूज करेगा, उसके ऊपर कोई रूल नहीं है, तो दैट इज जनरल डोनेशन। जहां पता नहीं है वो डोनेशन किस रीजन से है, ऐसे ही है, जहां मन हम वहां यूज कर सकते, दैट इज जनरल डोनेशन। तो ये वाला डोनेशन या तो रिसिट एंड पेमेंट में आ सकता है, या फिर आई एंड ई में भी आ सकता है, क्योंकि मेरा इनकम भी है और हम रिसीव भी किए हैं। स्पेसिफिक डोनेशन मेरा क्या है? ये भी इनकम है, पर ये स्पेसिफिक रीजन के लिए हम पे किए हैं। जो भी डोनेशन स्पेसिफिक रीजन के लिए हम लोग रिसीव करते हैं, जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स, मेंशन कर दिया है, ये हमेशा कहाँ आएगा? सिर्फ बैलेंस शीट में। ये सिर्फ बैलेंस शीट में आता है स्पेसिफिक डोनेशन। लेगेसी क्या होता है? जब भी कोई इंसान मरता है तो बहुत सारे लोग होते हैं, अपना सारा प्रॉपर्टी, सारा पैसा किसी एनटीओ के नाम करके चले जाते हैं, किसी मंदिर में डोनेट कर देते हैं, किसी हॉस्पिटल को दे देते हैं, किसी क्लब में दे देते हैं। तो बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम है। पर मरने वाला अपने विल के थ्रू ये देता है, विल में लिख के जाता है कि मेरे मरने के बाद मेरा सारा पैसा यहाँ पे दान कर देना। तो उसको लेगेसी कहते हैं इंग्लिश में। ये ऑब्वियसली कैपिटल नेचर का चीज है, और ये कैपिटल नेचर का है, इस रीजन से ये बैलेंस शीट में अपीयर करता है, इसलिए हम इसको बैलेंस शीट में लिखे हैं। तो ऑनरेरियम क्या है? ऑनरेरियम नॉर्मल बिजनेस में जिसे हम लोग सैलरी कहते हैं, इस बिजनेस में इसे ऑनरेरियम कहते हैं। क्यों वर्ड को क्यों चेंज किया गया है? देखो, नॉर्मली कुछ चीज में हम लोग को वो सैलरी नहीं दे रहा होता है, हम लोग एम्प्लॉय नहीं होते हैं, हम लोग के ऑनर में वो चीज हम लोग को देता है। जैसे कि अगर मेरे कॉलेज का, मैं जब कॉलेज में पढ़ाने के लिए मुझे जॉब मिला था, तो मेरे अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा हुआ था योर ऑनरेरियम वुड बी, मेरा ऑनरेरियम इतना होगा। वो लोग सैलरी नहीं लिखते, क्योंकि प्रोफेसर्स कॉलेज के एम्प्लॉय नहीं है। वो लोग, प्रोफेसर्स को कॉलेज जो पे कर रहा है वो उनके ऑनर में पे करता है, एम्प्लॉय की तरह पे नहीं करता है। इसलिए कभी भी किसी प्रोफेसर के अपॉइंटमेंट लेटर में सैलरी, आपका सैलरी इतना है, ऐसे नहीं लिखा होता है, वहां ऑनरेरियम वर्ड लिखा हुआ होता है। तो पर इसे हम लोग मन के अंदर सैलरी ही समझते हैं। तो ये कंपनी का, ये ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंस है, क्योंकि वो इसे पे करता है। तो वो इसको कहाँ लिखेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और दूसरा वो इसे कहाँ लिख सकता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, क्योंकि ये पेमेंट है।
अब आ जाता है सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट का वर्किंग्स हम लोग करेंगे। दिया है इलस्ट्रेशन 1 में, उज्जवल क्लब वाज होल्डिंग अ बिल्डिंग वैल्यूइंग 10 लाख एज ऑन 31/3/14। हम लोग क्लब हैं, हम लोगों ने एक बिल्डिंग होल्ड करके रखा है 10 लाख का 31/3/14। फंड स्टैंड्स 8 lakh and cash at bank is 15 lakh as on 1/4/14। हम लोगों के पास बिल्डिंग फंड में कुछ रुपया है, बिल्डिंग फंड में 8 लाख है और हम लोगों के बैंक में 15 लाख है ओपनिंग में। ड्यूरिंग द ईयर 14-15 डोनेशन रिसीव्ड फॉर द बिल्डिंग फंड इज 20 लाख रुपीज। हम लोग बिल्डिंग फंड के लिए और रिसीव किए, ये स्पेसिफिक डोनेशन है क्योंकि हम लोग डोनेशन रिसीव किए हैं बिल्डिंग के लिए, तो ये स्पेसिफिक डोनेशन है 20 लाख का। गिव द जर्नल एंट्रीज एंड इफेक्ट इन द बैलेंस शीट। तो बोल रहा है इसका जर्नल एंट्री हम लोग क्या देंगे और बैलेंस शीट में 31/3/15 का क्या दिखाएंगे। अगर हम लोग इट परचेज बिल्डिंग फॉर 15 लाख, अगर हम लोग बिल्डिंग खरीद ले अभी 15 लाख का, या फिर हम लोग 30 लाख का बिल्डिंग खरीद ले, तो दोनों में डिफरेंस क्या आएगा। तो पहले हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं, फिर हम लोग जर्नल करेंगे क्योंकि एग्जाम में एनटीओ से जर्नल नहीं आता है। तो हम लोग को बैलेंस शीट बनाने बोला है एज ऑन 31/3/15। ठीक है, तो यहाँ लाइबिलिटीज, यहाँ रुपीज, यहाँ एसेट, यहाँ रुपीज। अच्छा, अब बोल रहे हैं हम लोगों के पास पहले से बिल्डिंग था 10 लाख का, तो पहले से कोई एसेट रहता है तो उसको हम लोग एसेट में ही लिखते हैं। पहले से हमारे पास बिल्डिंग था 10 लाख का। फिर बोल रहा है हम लोग, पहला केस में बोल रहा है हम लोग और बिल्डिंग खरीदे थे 15 लाख में। ठीक है, तो हमारे पास टोटल बिल्डिंग कितना हो जाएगा, 25 लाख। अब बोल रहा है कि हम लोगों के पास बैंक में पहले से रुपया था, बैंक में पहले से कितना था, 15 लाख। और हम लोगों को डोनेशन मिला था। देखो, जब हम लोग को जनरल डोनेशन मिलता है तो जनरल डोनेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में और रिसिप्ट एंड पेमेंट में चला जाता है। हम ये बात यहाँ पे क्लियरली लिखवाए हैं कि जनरल डोनेशन जो होता है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता है, और जो स्पेसिफिक डोनेशन होता है वो बैलेंस शीट में जाता है। तो बैलेंस शीट में जाता है मतलब क्या, पैसा मतलब बैंक में तो ऐड होगा क्योंकि मेरा बैंक तो बढ़ रहा है, इसलिए ये मेरा बैंक में ऐड हो जाएगा कि मेरा पैसा बढ़ रहा है। तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग, मेरे को बिल्डिंग के लिए डोनेशन मिला है, इससे मेरा बैंक बैलेंस तो बढ़ गया। बैंक बैलेंस मेरा कितने से बढ़ गया, 20 लाख। तो ये टोटल कितना हो जाता है, 35 लाख। अब देखो एक चीज बताते हैं, अगर हम लोग को, देखो बिल्डिंग तो हम लोग का बढ़ा, पर हम लोग को जब बिल्डिंग हम लोग खरीदे तो हम लोग का पैसा भी कम हो गया, इसलिए एट द सेम टाइम यहाँ से हम लोग का पैसा भी कम गया, परचेज ऑफ बिल्डिंग। ऐसा कब करेंगे, जब सब में स्पेसिफिक डोनेशन होगा। याद रहे, सब में जब स्पेसिफिक डोनेशन होगा तो हम लोग इसका क्या करेंगे, बिल्डिंग तो बढ़ेगा, ये तो स्पेसिफिक रहे चाहे जनरल डोनेशन रहे, बिल्डिंग खरीदे हैं तो बिल्डिंग तो बढ़ेगा। पर अगर हम लोग को डोनेशन स्पेशली बिल्डिंग के लिए मिला है तो वो पीएल में नहीं आएगा, वो बैलेंस शीट में आएगा। बैलेंस शीट में आएगा तो वो बैंक में ऐड होगा। बैंक में ऐड तो होगा, हम लोग का टोटल पैसा कितना हो गया बैंक में, 35 लाख। पर हम लोग जो ये बिल्डिंग खरीदे वो फिर किससे खरीदे, इसी बैंक से खरीदे, तो मेरा 15 लाख से ये गिर भी गया, तो मेरे बैंक में फिर कितना बचा, 20 लाख। अब एट द सेम टाइम अगर इधर आए तो मेरे पास पहले से बिल्डिंग फंड में कितना रखा हुआ था, मेरा खुद का पैसा 8 लाख, इतना मेरे खुद के बिल्डिंग फंड में था।
ये जो डोनेशन है वो एट द सेम टाइम मेरे बिल्डिंग फंड को भी इंक्रीज कर देगा। मेरा पैसा तो बढ़ेगा, बैंक में पैसा तो बढ़ेगा, पर मेरा बिल्डिंग का फंड भी बढ़ेगा। तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग 20 लाख। ठीक है, मेरा पैसा भी बैंक में बढ़ा और मेरा डोनेशन भी बढ़ गया। टोटल मेरे पास कितना बिल्डिंग फंड में, अभी उस बिल्डिंग फंड का जो बॉक्स है उस बॉक्स में कितना रुपया जमा हो गया है, 28 लाख। पर हम इससे क्या किए, 15 लाख तो खर्च कर दिए। तो मेरा बिल्डिंग फंड से निकाल कर ही तो खर्च खर्च किए होंगे। तो परचेज ऑफ बिल्डिंग, हम लोग इससे बिल्डिंग परचेज कर लिए। तो बिल्डिंग फंड ही तो कम जाएगा, उस बॉक्स से पैसा निकाल कर ही तो खरीद लिए होंगे। तो कितना बचेगा बिल्डिंग फंड में, 13 लाख। ठीक है, तो मेरा कैपिटल फंड कितना आ जाएगा। कैपिटल फंड मतलब कैपिटल, नॉर्मल बिजनेस इसे कैपिटल कहता है, पर ये चैप्टर इसे कैपिटल फंड कहता है। कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल फंड। अब उसके बाद हम लोग दोनों साइड को टैली कर देंगे। यहाँ 45 लाख, यहाँ 45 लाख, यहाँ 32 लाख। फिर इलस्ट्रेशन 2 में बोल रहा है, ऑन 31 December 2013 अ क्लब हैड सब्सक्रिप्शन इन अरियर। अरियर का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, तो इसको कॉपी में हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। अरियर का मतलब है आउटस्टैंडिंग। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, मतलब लोगों ने अभी तक हमें दिया नहीं है, देना बाकी है 16,000, एंड इन एडवांस 4,000, और 4,000 कुछ लोगों ने एडवांस सब्सक्रिप्शन दे दिया है। During the year ended 31/12/14, the club received subscription 2,08,000। और हम लोग पूरा 31/12/2014 तक कितना कलेक्ट किए, 2,08,000 इस साल हम लोग कलेक्ट किए। ऑफ विच 10,400 was related to 2015, और उसमें 10,400 नेक्स्ट ईयर के लिए लोगों ने अभी एडवांस में पे कर दिया है। On 31st December 2014, there were 4 members who had not paid subscription for 2014। और इस साल 4 लोग थे जिन्होंने हमें सब्सक्रिप्शन नहीं दिया, मतलब अरियर में छोड़ दिया है। एक एक आदमी को 1600 देना था, 4 आदमी कितना देता, 6400। उतना रुपया सामने वाले ने हमें नहीं दिया है, बोल रहा है सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ। तो पहले ये जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट है इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस किसका लिखेंगे, एडवांस का। यहाँ पे एडवांस का ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे और यहाँ पे एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे। यहाँ पे एडवांस का ओपनिंग बैलेंस आएगा, यहाँ पे एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस आएगा, यहाँ पे अरियर का ओपनिंग बैलेंस आएगा, और यहाँ पे अरियर का क्लोजिंग बैलेंस आएगा। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अल्टीमेटली कितना जाएगा वो इधर आएगा। जरूरी नहीं है ये हमेशा बैलेंसिंग फिगर हो। तो यहाँ पर याद रहे
यहाँ पे एडवांस का ओपनिंग बैलेंस आएगा, यहाँ एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस आएगा, यहाँ पे अरियर का ओपनिंग बैलेंस आएगा और एडवांस अरियर का क्लोजिंग बैलेंस इधर आएगा। कोई भी सब्सक्रिप्शन जो इस साल रिसीव किए हैं वो इधर आएगा और जो भी बचेगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। अरियर का मतलब है आउटस्टैंडिंग। ऐसे हम लोग जानते हैं कि आउटस्टैंडिंग मतलब लायबिलिटी होता है। क्यों? क्योंकि हमेशा आउटस्टैंडिंग मतलब होता है देना बाकी। इस चैप्टर में आउटस्टैंडिंग रहता है हम लोग का सब्सक्रिप्शन, मतलब लोग लोग हम लोग को अभी तक नहीं दिए, मतलब लेना बाकी है। तो इस चैप्टर में आउटस्टैंडिंग एसेट होता है क्योंकि हम लोग को मिलना बाकी है, और एडवांस हम लोग को लोगों ने दे दिया है, तो ये हम लोग क्या लाइबिलिटी है। एडवांस लेना लाइबिलिटी होता है, एडवांस देना एसेट होता है। इलस्ट्रेशन 3 में बोल रहा है द स्पोर्ट्स क्लब ऑफ ओडिशा हैड रिसीव्ड इन 13-14-2000। तो हम लोग सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना किए हैं? 2000। जो भी सब्सक्रिप्शन रिसीव रहता है उसको हम लोग बाई आर एंड पी बोलकर लिखते हैं, तो बाई आर एंड पी बोलकर 2000 लिख देंगे। फिर बोला है सब्सक्रिप्शन फॉर 12-13। 12-13 हम लोग का लास्ट ईयर है, 13-14 हम लोग का करंट ईयर है। कैसे पता? जिस साल का रिसीव दिया हुआ रहता है वो हम लोग का करंट ईयर है। तो 13-14 हम लोग का करंट ईयर है और 12-13 हम लोग का लास्ट ईयर है। तो 12-13 में अनपेड बोला है, अनपेड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग बैलेंस है 2000। तो हम एक बात क्लियरली बोले थे कि आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग बैलेंस इधर आता है। पोजीशन लर्न रखना तुम लोग का ड्यूटी है। तो बोल रहा है कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हम लोग का इधर आता है, दैट इज 200, और हम लोग सब्सक्रिप्शन रिसीव किए थे 2000, तो बाई आर एंड पी बोलकर लिखेंगे 2000। ये दो फिगर में हम लोग क्लियर है। इसके बाद बोल रहा है सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस ऑन 31/3/13। 31/3/13 का मतलब हुआ 12/13। तो 12/13 मतलब लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का एडवांस है 50 और करंट ईयर का एडवांस है 40। तो लास्ट ईयर का एडवांस मतलब ओपनिंग, ओपनिंग एडवांस है 50 और करंट एडवांस है 40। तो ओपनिंग को लास्ट ईयर कहते हैं, करंट को क्लोजिंग कहते हैं। तो वो हम लोग ओपनिंग क्लोजिंग बैठा दिए। इसके बाद हम लोगों को यहाँ दिया है सब्सक्रिप्शन फॉर 13-14। 13-14 मतलब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दे दिया है 90। तो हम लोग बाई बैलेंस सीडी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लिख लिए 90। अब लास्ट में इसको बैलेंस किए तो हम लोग का आ गया 2I&E बैलेंसिंग फिगर। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो कैश इन हैंड कैश एट बैंक दिया है उसको हम लोग टू बैलेंस बीडी बोलकर उतार लेंगे, जैसे कैश बुक बनता है। तो टू बैलेंस बीडी बोलकर कैश और बैंक लिख देंगे। सब्सक्रिप्शन हम लोग का रिसिप्ट है, तो रिसिप्ट की तरफ, डोनेशन रिसिप्ट भी इनका रिसिप्ट है उधर रिसिप्ट की तरफ। तो पूरा रीड करके जहां जहां हम लोग को रिसिप्ट दिख रहा है वहां रिसिप्ट में लिख देंगे, जहां जहां पेमेंट है वहां पेमेंट में लिख देंगे। खाली कैश इन हैंड कैश एट बैंक का जो ओपनिंग फिगर है शुरू में उसको टू बैलेंस बीडी बोलकर लिखेंगे। तो कैश में हम लोग का बैलेंस था 2000 और बैंक में हम लोग का बैलेंस था 6000। टोटल हम लोग का 8000 है। उसी तरह जब क्लोजिंग लिखने का टाइम आएगा तो हम लोग लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी, वैसे ही कैश और बैंक। तो कैश है हम लोगों का 7000 और बैंक है हम लोग का, वो हम लोग को नहीं पता है, तो यहाँ पे 7000 देकर छोड़ दिए। अब जितना भी रिसिप्ट और पेमेंट है पुट करो।